नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम जागो ग्राहक में आपका स्वागत है। जागो ग्राहक में तमाम आपकी समस्याओं को हम साझा करते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट में मेहमान जुड़ते हैं जो कि विशेष एक्सपर्ट होते हैं उस विषय से संबंधित, और उसका त्वरित निस्तारण वो आपके कॉल पर ही करते हैं, आपको सही सुझाव देते हैं। तो आपसे आपकी टेलीफोन स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है आप उस पर कॉल करके अपनी समस्याओं को हमारे साथ साझा करें। उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिस विषय पर आज हम चर्चा भी करेंगे और लोगों से भी उनके उत्तर देने की कोशिश करेंगे, उनके जो प्रश्न रहेंगे उनके सुझाव देने की कोशिश करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। इलाज के दौरान अस्पताल की लापरवाही, लापरवाही से युवती की मौत, लगा 3.4 लाख का जुर्माना। मामला पश्चिम बंगाल के एक नर्सिंग होम का है, जहां इलाज के दौरान एक अस्पताल और डॉक्टर द्वारा लापरवाही बरतने के कारण उपभोक्ता अदालत ने एक अस्पताल और उसके यहां कार्यरत डॉक्टर पर 3.4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। लापरवाही करने से एक 15 साल की युवती की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले के एक गांव में स्थित आरोग्य निकेतन नर्सिंग होम में एक 15 साल की युवती को भर्ती किया गया। भर्ती के वक्त वो युवती अपेंडिकुलर परफोरेशन नामक बीमारी से ग्रसित थी। तब डॉक्टरों ने युवती के परिजनों को सलाह दी कि वो उसको कहीं और ले जाएं। हालांकि उसके पिता ने जब अपनी बेटी को कहीं और ले जाने में असमर्थता बताई तो डॉक्टर ने देर रात में उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद भी युवती की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और फिर उसे दूसरे अस्पताल में वेंटिलेटर के साथ शिफ्ट किया गया। इसके अगले दिन युवती की मौत हो गई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मरीज को अस्पताल में दाखिल करने के 12 घंटे बाद उसका इलाज शुरू किया गया। सर्जरी के लिए टीम का उपलब्ध न होना एक तरह की बचकानी हरकत है। अगर युवती को समय पर इलाज मिला होता तो वो बच सकती थी। इसलिए अस्पताल और डॉक्टर की इसमें पूरी तरह से लापरवाही है। अदालत ने अस्पताल पर 1 लाख रुपए और डॉक्टर मधुसूदन पाल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही दोनों को युवती के पिता को अदालती खर्चे के तौर पर 20-20 हजार रुपए देने का आदेश जारी किया है। तो हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। जी नमस्कार। जिस तरीके से ये इस पूरी मामले में आप जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी जैसा आपने बताया कि 12 घंटे लगे इनको ऑपरेशन शुरू करने में। हाँ। तो ये देखना पड़ेगा कि इनकी तैयारियां ऑपरेशन की थी भी कि नहीं थी। आपको मैं एक बात बताऊं, ऐसा होता है कि जो छोटे मोटे शहर होते हैं जी। वहां पे कहते हैं कि जो जिले के स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं उनकी मिली भगत से ऐसे हॉस्पिटल भी चलते हैं जिनके पास न परमानेंट एनेस्थीसिया का स्टाफ होता है, ना ही सर्जन का स्टाफ होता है, ना ही डॉक्टर्स होते हैं इमरजेंसी पर ट्रीटमेंट के लिए। तो इस तरह के हॉस्पिटल आज बाढ़ आ चुकी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, सब जगह पे इस तरह की बातें हैं। अब बात आप कह रहे हैं जो नेग्लिजेंस का मामला है, नेग्लिजेंस के मामले में देखना पड़ेगा कि डॉक्टर ने क्या ड्यू केयर प्रोसेस लिया है, जो उसमें आवश्यकता थी। मरीज को जानकारी दी थी, मरीज के परिजनों को, जिस तरह की उसकी बीमारी थी। उसके बावजूद अगर उन्होंने लिख के दिया है कि मुझे दिक्कत नहीं है, आप मेरे पेशेंट का ट्रीटमेंट करिए, क्योंकि देखिए अगर आप कहीं छोटी जगह पे हैं और आप बड़ी जगह पे अपने मरीज को ले जाने में असमर्थ हैं अपने साधनों की स्थिति के चलते या सामर्थ्य के चलते, तो ऐसी स्थिति में अगर आप रिस्क बियर करते हैं, रिस्क सहन करने के लिए तैयार होते हैं, तो डॉक्टर भी ईमानदारी से आपका इलाज करते हैं। लेकिन जहां भी इसमें कहीं न कहीं पैसा बनाने की टैक्टिस होती है या जानबूझ करके कुछ ऐसी लापरवाही की जाती है जिससे मरीज की जान खतरे में आती है, ऐसे में मरीज का पूरा हक बनता है कि वो न्यायालयों की शरण में जाए। और निश्चित ही ये बहुत ही अच्छा कदम है न्यायालय का, और आने वाले समय में बाकी अस्पताल के प्रबंधकों को इस बात में निश्चित ही सचेत करेगा कि वो किसी तरह की लापरवाही ना करें और पूरा जो ड्यू प्रोसेस है, ड्यू केयर है, उसका पालन करें। जी बिल्कुल। और इस तरीके से जो भी इस वक्त सुदर्शन के दर्शक हैं, जो जागो ग्राहक के दर्शक हैं, वो भी अपनी तमाम उन समस्याओं को साझा कर सकते हैं और उनका त्वरित निस्तारण करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं संदीप जी, वो आपको बिल्कुल उचित राय देंगे। संदीप जी, जागो ग्राहक शो के माध्यम से हम उन समस्याओं को उठाते हैं जिन पर लोगों को हम कह सकते हैं एक जागरूकता की कमी का बहुत बड़ा कारण निकल कर सामने आता है। तो उन तमाम समस्याओं का जब वो हमारे साथ साझा करते हैं तो उसका निस्तारण हम करते हैं।
लेकिन चाहे आप साइबर क्राइम की बात करें, चाहे इस तरीके के जो केस होते हैं जिनमें लोगों को जानकारी नहीं होती कि आखिर किया क्या जाए, सबसे बड़ा जो एक कारण निकल कर आता है वो आता है जागरूकता का अभाव। देखिए ऐसा है, आज जो आपने मामला उठाया है, सबसे पहली बात तो मेडिकल नेग्लिजेंस का उठाया है। मेडिकल नेग्लिजेंस में देखिए हमें बहुत सारे पैरामीटर्स के बारे में तो जानकारी ही नहीं है कि क्या बिल्कुल सही है क्या गलत है। जी। और ऐसे में जो छोटे शहरों में देखिए, जो अगर हम किसी ब्रांडेड या बड़े अस्पताल में जाते हैं तो वहां पे भी इनकी चालबाजी होती है कि किसी तरह से आपको जो है घुमाया जा सके, आपको फुसलाया जा सके। आप देखिए, अगर एक बार आपका पेशेंट आईसीयू में चला गया तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो आपको आपके मरीज से मिलने नहीं देते, जी। आपके मरीज को ये भी नहीं बताया जाता है। तो ये सब चीजें अगर हमारी न्याय दखल देंगी और लोग अदालतों की तरफ रुख करेंगे कि अगर उनको मरीज को किसी तरह की दिक्कत हुई है, तो निश्चित ही इन अस्पतालों के अंदर जिम्मेदारी का भाव पैदा होगा। जी। किसी सुविधा के चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन अस्पतालों पर अंकुश लगेगा। एक चीज हमें देखना होगा, बिल्कुल इस सारी चीजों को नोबल प्रोफेशन माना जाता है। जी जी। आपकी आवाज तो मुझे निकाल के ले आता सही है। से नहीं मिल पा रही है, रुक रुक के आपकी आवाज आ रही है। लगातार हम अपनी टेक्निकल टीम से कहेंगे कि आपसे हम जुड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। जी, आवाज मिल रही है आपको? संदीप जी सुन पा रहे हैं आप? संदीप जी आवाज आपको मिल रही है मेरी? ठीक है, मुझसे लगातार जुड़ने की कोशिश करेंगे। संदीप जी, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य विभाग में ज्यादातर तो केसेस जो आते हैं वो इसी वजह से लोग डरते हैं कि कहीं उनके मरीज के साथ, उनके पेशेंट के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। और ये सबसे बड़ी वजह होती है कि डॉक्टर्स जितने पैसे मांगते हैं लोग देने के यथासंभव कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। और ऐसी भी स्थितियां लोगों के सामने बन जाती हैं कि उनको घर भी बेचना पड़ता है, खेती भी है तो वो भी बेचनी पड़ती है। और ऐसे लोग किसी भी क्षेत्र में वो हों, वो बिना सीएमओ के या बिना किसी बड़े अधिकारी के मिली भगत के कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं लंबे वक्त तक। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, जब किसी अस्पताल में हम आप जाते हैं तो वहां पे डॉक्टरों के नाम लिखे होते हैं। आज क्या है, ऐसे हॉस्पिटल भी चल रहे हैं जहां पे लोग सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में आकर के जो है सर्जरी कर रहे हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स एक तरह से कहें जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड उनका नाम कहीं नहीं चल रहा होता। सर्जरी में नाम आ रहा है किसी एक ऐसे डॉक्टर का जिसने वो सर्जरी परफॉर्म ही नहीं करी है, जबकि सर्जरी परफॉर्म करने वाला, क्योंकि वो सरकारी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है और वो वहां पे अपनी सेवाएं दे रहा है, तो उस चीज को छुपाया जाता है। और इस तरह से जब जिम्मेदारी का भाव नहीं होता है तो किसी न किसी तरह से मरीज की जान खतरे में आ जाती है। हमें जब कभी हम अस्पताल में जाते हैं, अगर हमारी आवाज फ्लो में आ रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। अगर हम अस्पताल में जाते हैं तो हमें ये पूछना चाहिए कि भाई, जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करना है उस डॉक्टर का नाम क्या आपके पैनल पे है? आपके हॉस्पिटल की क्या उसका नाम, डिग्री, रजिस्ट्रेशन नंबर सारा कुछ है? अगर नहीं है, कहीं से कोई भी डॉक्टर आ रहा है, तो हमें राइट टू नो है कि कौन सा डॉक्टर हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, खासकर सर्जरी के केस में। तो बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ, संदीप जी एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हम आपके पास दोबारा आते हैं। जी, नाम बताइए। अभिषेक चतुर्वेदी है सर। जी बोलिए। सर एक्चुअली दरअसल आजकल के में ये होता है ना सर, एक मैं जा रहा था अपने कॉलेज के लिए, तो एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, तो सर मैंने उनकी हेल्प करना चाहिए। उनका मतलब सर बहुत खून बह चुका था। मैं पास के एक अस्पताल में उनको लेके गया, तो सर मतलब वहां से अस्पताल से रिप्लाई ऐसे आता है कि वो लोग कहते हैं नहीं नहीं ये यहाँ भर्ती नहीं होंगे, यहाँ इनका बहुत खून बह चुका है। मतलब वो लेते ही नहीं है पेशेंट को, उन्होंने लिया ही नहीं। उन्होंने बोला कि इनको आगे ले जाइए, दूसरे अस्पताल में ले जाइए, यहाँ तो होगा ही नहीं। मतलब उन्होंने भर्ती ही नहीं किया उनको। ये सब समस्याएं सर देखनी पड़ती है। ऐसे इन सब में कैसे समाधान मिलेगा जब डॉक्टर इसके लिए स्पष्ट तौर पर अब तो कानून भी बन गए हैं और हर अस्पताल को भर्ती करना ही पड़ता है। जो उनकी फर्स्ट एड तो उनको देना ही पड़ेगा। और बाकी संदीप जी आपके पास आऊंगा। देखिए, आपने तो मेरी आधी बात बता दी, पूरी मैं बताता हूं। देखिए, फर्स्ट एड देना तो उनकी जिम्मेदारी है, प्लस जो व्यक्ति उस मरीज को लेकर के हॉस्पिटल तक जा रहा है उससे किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। ये जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर भी है। अगर आप किसी को भी दुर्घटना की स्थिति में देखते हैं तो आपको बिल्कुल को गवाही के लिए थाने का कोर्ट, किसी की जान आप खतरे में देखते हैं तो आप लेके जाइए और
कोई भी डॉक्टर रिफ्यूज नहीं कर सकता है, उसे मैक्सिमम बेस्ट ट्रीटमेंट देना ही होगा। जी। बिल्कुल, उसको तुरंत ट्रीटमेंट देना होगा। और जो भी कॉलर हमारे पास अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल करिए, अपनी समस्या साझा करिए, उसका निस्तारण करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है, जागरूक होना। अगर आप जागरूक हैं, अगर आप किसी भी तरीके का आपका केस हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो किसी और क्षेत्र का हो, आप अगर जागरूक हैं तो हर तरीके से आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं, आपके बदले में उसके बदले में कोई और चीज़ दी जाती, तब आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। अगर स्वास्थ्य सेवाओं में भी आप इस तरीके से आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है, तब भी आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। और सीधे तौर पर जैसा कि हमारे कॉलर अभी कह रहे थे कि एक व्यक्ति को वो एडमिट करवाना चाह रहे थे, एक्सीडेंट जिनका हुआ था, तो उनको उस हॉस्पिटल ने एडमिट करने से इनकार कर दिया था। तो इस पर वो व्यक्ति एक्शन ले सकते हैं उस अस्पताल के खिलाफ, क्योंकि स्पष्ट तौर पर वो कानून बने हुए हैं जिसमें साफ लिखा है कि जो भी व्यक्ति ऐसे किसी पेशेंट को, ऐसे किसी मरीज को या ऐसे किसी दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को लेकर अस्पताल आता है, तो उससे किसी भी तरीके की कोई भी पूछताछ नहीं की जाएगी, उसके साथ किसी भी तरीके का बुरा सलूक नहीं किया जाएगा। और जो भी व्यक्ति दुर्घटना में घायल हुआ है, उसका इलाज किया जाएगा, उसका त्वरित निस्तारण किया जाएगा। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप उस पर कॉल करके अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर सकते हैं और उसका त्वरित निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संदीप मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के, वो जुड़े हुए हैं और वो त्वरित निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। संदीप जी, लगातार हम देख रहे हैं इन क्षेत्रों में, खासकर ग्रामीण अंचलों में अगर हम बात करें, तो झोला छाप डॉक्टर्स ने अपनी एक अलग दुकानें सजाई हुई हैं, एक अपना नर्सिंग होम तक उनके चलते रहते हैं और बाकायदा उसकी जानकारी स्वास्थ्य महकमे को होती है, सीएमओ को भी होती है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। और तब तक जब तक कोई इस तरीके की कोई दुर्घटना ना हो जाए जिसमें जो झोला छाप डॉक्टर है उसका हाथ ना आए, तब तक कोई एक्शन उस पर नहीं होता है। इसमें देखिए, स्वास्थ्य विभाग के साजिश के साथ ये हॉस्पिटल चल रहे होते हैं, लेकिन इसमें एक लोग और शामिल होते हैं, हाँ, जिसको कहते हैं प्रिंट मीडिया। जो वहां के स्थानीय अखबार के पत्रकार होते हैं, उनको भी एक तरह से इस साजिश में शामिल किया जाता है कि भाई हमारे हॉस्पिटल के खिलाफ कुछ छापना नहीं अपने अखबार में, क्योंकि अगर अपने अखबार में तुम छाप दोगे तो डीएम साहब को हमारे खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। तो इस तरह से जो झोला छाप डॉक्टर हैं या कोई भी झोला छाप हॉस्पिटल जो चल रहे हैं, उनके खिलाफ स्थानीय स्तर पे ना पत्रकार लिखते हैं, ना पुलिस के अधिकारी लिखते हैं, और कभी कभी तो क्योंकि लाभ मिल रहा होता है तो वो भी उसके खिलाफ कुछ भी बोलने से पीछे हटते हैं, या फिर अगर कंप्लेन आती भी है तो उस पे अमल करने से पीछे हटते हैं जब तक कोई एक्शन उस पर नहीं लिया जाता है, द्वारा ना दी गई हो। जी, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़, जी नाम बताइए। जी, मेरा नाम रवि शेखर है। जी बोलिए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमने किसी हॉस्पिटल में इलाज करवाया और वो बीमारी पूरी तरह से ठीक ना हुई या फिर कुछ दिनों बाद वो बीमारी दोबारा हो गई, तो ऐसे में क्या हम कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं? देखिए, ये तो एक अलग ही केस बन जाता है। संदीप जी, देखिए, डेफिशिएंसी इन सर्विस पॉइंट मजबूत होना चाहिए आपका। अगर डेफिशिएंसी इन सर्विस आ रही है, वहां पे कंज्यूमर का राइट बनता है। आप बीमार नहीं पड़ेंगे इस बात की कोई गारंटी हॉस्पिटल नहीं दे सकता। आपको एक बार बुखार हुआ, फिर ठीक हो गए, फिर दोबारा हो गया। आपकी बॉडी हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, किसी भी मेडिसिन के ऊपर रिएक्ट करने की उसकी क्षमता अलग अलग होती है। वही दवा खा करके कोई मरीज 4 दिन में ठीक हो सकता है, हमेशा के लिए ठीक हो सकता है आपकी इम्यून पावर ऐसी ना हो, आप 2 महीने बाद फिर बीमार पड़े। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि ये न्याय संगत होगा कि हम न्यायालयों के शरण में ऐसी गतिविधियों के लिए जाएं। जी बिल्कुल, ऐसे तमाम जो भी विषय होते हैं, इसमें बड़ा सोच समझ कर ही कदम उठाया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी कोई उपभोक्ता फोरम में जाने वाला विषय नहीं था, क्योंकि कभी भी आप बीमार हो सकते हैं। कोई भी अस्पताल इस चीज़ की गारंटी नहीं देता है कि आप आज स्वस्थ हैं तो कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे।
आपके टेलीफोन स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, आप उस पर कॉल करके अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे गेस्ट पैनल में एक्सपर्ट हैं संदीप मिश्रा जी, वो आपकी समस्या का त्वरित निस्तारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। संदीप जी, स्वास्थ्य की बात हो रही है, हॉस्पिटल्स की बात हो रही है। अभी एक विषय आया था जिस खबर को हमने भी प्रमुखता से दिखाया था, लखनऊ के एक हॉस्पिटल का वो पूरा मामला था जहां पर एक कोविड से जो पीड़ित पेशेंट्स था उनके अंग तस्करी का मामला निकलकर सामने आया था। उनकी बहन ने आरोप लगाया कि उनके अंग निकाले गए और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। और जिस व्यक्ति की हत्या की गई उन्होंने एक वीडियो प्रॉपर बनाया हुआ था, वो वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया और इस चीज की उन्होंने आशंका भी व्यक्त की थी कि मेरे सामने एक दूसरे पेशेंट्स के साथ यही सुलूक हुआ है, मेरे साथ भी ये सुलूक हो सकता है, जबकि मुझे किसी भी तरीके से कोविड से मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे नॉर्मल खांसी है वो भी लगभग ठीक हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी बहन आरोप लगाती है अंग तस्करी का। तो इस तरीके का भी एक स्वरूप डॉक्टर्स का दिखता है समाज में। देखिए, आप जिस तरह की बात बता रहे हैं, एक कंज्यूमर का मामला नहीं, एक क्राइम का मामला है। इसके लिए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए बकायदे। अगला व्यक्ति जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डॉक्टर, स्टाफ, जो कोई भी उसके पीछे है, सभी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक कंज्यूमर नहीं, एक क्राइम है। और ऐसे क्राइम कहीं न कहीं डॉक्टर प्रोफेशन को नीचे गिराते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ मेडिकल काउंसिल को खुद ही, इंडियन मेडिकल काउंसिल को जो है एक्शन लेना चाहिए, या राज्य की मेडिकल काउंसिल को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। भगवान का दर्जा भारत में इंतजार नहीं करना चाहिए कि राज्य की पुलिस एक्शन लेगी या न्यायालय एक्शन लेगी। हमारे संस्था जो बनी हुई है, वकीलों को गवर्न करने के लिए बार काउंसिल, डॉक्टरों को गवर्न करने के लिए मेडिकल काउंसिल, उसको आगे आकर के तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे डॉक्टर का लाइसेंस निरस्त करना चाहिए, ऐसे हॉस्पिटल को तुरंत बंद करना चाहिए। जी, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी, नाम बताइए। नमस्ते सर, धर्मेंद्र नाम है सर हमारा। जी बोलिए धर्मेंद्र। सर हम बिहार से हैं सर। हम हमारे चाचा जी हैं, उनका सर ऑपरेशन करवाए थे पेट का। सर उनका पथरी हो गया था पेट में, तो सर एक बार करवाए तो ठीक नहीं हुआ, उनका दर्द बना रह रहा था, बार बार दोबारा करवाए तो फिर भी उनका दर्द बना रहा। फिर वो बोले कि कहीं और दिखवा लीजिए। सर जब दूसरा में दिखवाए तो वो जब डॉक्टर देखा, ऑपरेशन किया, तो सर उनका पेट में से वो कैंची सर उनका छूट गया था, वो जो डॉक्टर करते हैं। सर ऐसा हो जाता है, बताइए इन सब में क्या करें सर? हम लोग गरीब आदमी सर, पैसा होता नहीं, ये लोग डॉक्टर लोग ऐसे ऑपरेशन कर देते हैं सर, कैंची छोड़ देते हैं। बिल्कुल, ये एक चूक, बहुत बड़ी चूक एक मेडिकल स्टाफ के द्वारा हुई है और इसको लेकर सीधे तौर पर एक्शन भी लिया जा सकता है। बड़ी लापरवाही थी जिससे जान भी जा सकती है। संदीप जी। धर्मेंद्र जी, एक बात आप मुझे बताइए, जो कैंची अंदर छूटी थी उसकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आपके पास है क्या, जिसमें ये आया हुआ है कि कैंची उनके अंदर छूटी हुई है पेट में? जी, वो इस वक्त कॉल पर नहीं है संदीप जी। देखिए शुभम जी, मैं इसमें अपनी बात जोड़ूं। ऐसे केसेज में जहां पे आपके पास मेडिकल एविडेंस हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, वहां पे तो कंज्यूमर कोर्ट्स में आपको 100% रिलीफ मिलेगी। बिल्कुल। जहां पे आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है वहां दिक्कत हो जाती है। अब ये क्या है, छोटी जगहों में जो हॉस्पिटल हैं वहां पे इलाज के नाम पे आपको कोई पर्ची सही से नहीं मिलती है, ना रसीद मिलती है, ना कैश मेमो मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए कठिन हो जाता है न्यायालय में अपने मामले को स्थापित कर पाना। लेकिन अगर हॉस्पिटल ने प्रॉपर पर्चे वगैरह दिए हुए हैं, रसीद बिल वाउचर दिए हुए हैं और ये प्रूफ हो रहा है कि इस हॉस्पिटल में हमारे मरीज का साल 2 साल पहले, 3 साल पहले कोई सर्जरी हो रखी है और उस सर्जरी में ऑन रिकॉर्ड आ रहा है कि कैंची छूटी हुई है, तो ऐसे केसेज में मुझे लगता है कि 100% न्यायालय से रिलीफ मिलेगी और निश्चित ही इस तरह की डेफिशिएंसी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी, नाम बताइए। मनोज कुमार शर्मा। जी बोलिए मनोज जी। सर ऐसा है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं तो ये क्या कोरोना पॉजिटिव को लेने से मना कर सकते हैं क्या? देखिए, इसमें अलग अलग हॉस्पिटल्स की अलग अलग थ्योरी है, क्योंकि अगर उनको कोविड पेशेंट्स को देखने का उनको अगर लाइसेंस दिया गया है या फिर वहां पर कोविड के लोग एडमिट हो सकते हैं, ऐसा प्रशासन के द्वारा तय किया गया, तभी ही वो कोविड के पेशेंट्स को एडमिट कर सकते हैं। अन्यथा उनको जो सामान्य मरीज हैं वो उनका ही इलाज कर सकते हैं। ये हर एक हॉस्पिटल्स का है और कोविड के लिए अलग हॉस्पिटल्स जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं। संदीप जी।
बिल्कुल शुभम जी, देखिए ऐसा है, बाकी मरीजों की जान को हम खतरे में नहीं डाल सकते ना। हमारे पास जो रेगुलर पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हैं, अगर कोई कोविड पेशेंट आता है तो हमारे बाकी मरीजों को भी होने के चांसेज हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारी कोई कोविड ब्रांच है तो निश्चित ही कोविड ब्रांच है तो वो तो रिफ्यूज नहीं कर सकती। और अगर हमने अपने हॉस्पिटल में ही कहीं आइसोलेशन वार्ड बना रखा है तो मैं रिफ्यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने आइसोलेशन वार्ड नहीं बनाया है या गवर्नमेंट से हमें कोई इस तरह की आदेश नहीं पारित हुए हैं कि मुझे आइसोलेशन वार्ड मेंटेन रखना है, तो फिर मुझे इस तरह की बाध्यता कोई नहीं है कि मैं कोविड को लूंगा ही। कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट केवल और केवल ऐसी ही जगहों पे होना चाहिए जहां पे बाकी मरीजों के लिए किसी तरह से खतरा पैदा ना हो। बिल्कुल, बाकी जो भी मरीज हैं उनको किसी भी तरीके का खतरा ना पैदा हो, इसलिए कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको अलग से एडमिट किया जाता है, उनके लिए अलग से जो है हॉस्पिटल्स की व्यवस्था की गई है और जो भी कोविड के पेशेंट्स हैं वो वहीं पर ही एडमिट होते हैं। तो ये आपकी समस्या का निस्तारण हुआ। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है आप उस पर अपनी समस्या साझा कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप मिश्रा जी जुड़े हुए हैं जो कि आपकी समस्या को तुरंत उसका निदान यहाँ पर बताएंगे। तो जागो ग्राहक में हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो अपनी समस्या साझा करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जी, नाम बताइए। जी, मैं सुन पा रहा हूं, नाम बोलिए आप। जी बोलिए, आवाज मिल रही है आपको, बोलिए। हाँ जी। जी बोलिए। मैं मीना बोल रही हूँ गुड़गांव से। जी बोलिए। मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे पैनल में हमारे आता है तो उसमें क्या ये ग्लूकोज लगाना ही जरूरी होता है क्या हाथ में? आप अपना प्रश्न दोबारा दोहराइए। जबकि हमारे मतलब ग्लूकोज चलते नहीं, आगे पूरी नस खराब हो चुकी है। आपका उसके अलावा इलाज नहीं होता? आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है मीना जी, आप अपने प्रश्न को दोहराइए। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े। जी, नाम बताइए। पारसनाथ प्रसाद सिंह। जी बोलिए पारस जी। हाँ, हमारा कहना है सर कि जो 3.5 बरस पहले हम जो है हेमोराइड का कि बवासीर का ऑपरेशन कराया था पटना में, और 1 साल के बाद वो पूना हो गया तो हम कंसल्ट किए उनसे, तो पेन किलर दे दे के 4 महीना हमको एकदम दुला गए, बहुत परेशान हो गए। तो फिर जो है दूसरा डॉक्टर ही गए तो वो नहीं किए। ठीक है कि नहीं जो है सो हम नहीं करेंगे, वो बड़ा डॉक्टर हैं। जी जी। तो हम सर फिर एक डॉक्टर के यहाँ लाचारी किए तो वो जो है फिर वो किए हमको ऑपरेशन। तब बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य का क्षेत्र बहुत वृहद है, इसमें अलग अलग तरीके के मामले होते हैं और अगर आपका कोई भी प्रश्न रहता है जो कि कंज्यूमर से रिलेटेड है तो आप अपनी समस्याएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। संदीप जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम आपने जो दर्शक सुदर्शन के जिन्होंने अपनी समस्याएं रखी उनको आपने तुरंत निस्तारित किया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आज इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।